नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के विसर्ग संधि प्रकरण के अंतिम व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज का जो व्याख्यान है वह विसर्ग संधि का अंतिम व्याख्यान है। इसके बाद जो आगामी सप्ताह प्रारंभ होगा, अर्थात जो 11वां सप्ताह प्रारंभ होगा, उसमें हम अभ्यास पर्व को लेकर बात करेंगे, अर्थात अभ्यास के विषय को लेकर चर्चा करेंगे। संधि के अभ्यास विभिन्न शास्त्रों में हम उनको देखेंगे, किंतु उससे पूर्व आज विसर्ग संधि प्रकरण का अंतिम व्याख्यान, जिसमें हम विप्रतिषेधे परम कार्यम और सुलोप के प्रकरण को देखेंगे। तो स्लाइड के माध्यम से आज का पाठ्य विषय एक बार हम समझ लेते हैं। आज हम विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र की व्याख्या और उदाहरण को देखेंगे। उसके साथ ही साथ विप्रतिषेध और उत्सर्गापवाद की जो स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एतत् तदोः सुलोपो को रणय समास से हलि सूत्र की व्याख्या एवं उदाहरण को देखते हुए उसके अभ्यास पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद सूत्रगत पद मीमांसा पे चर्चा करेंगे और उसके बाद अंततो गत्वा आखिरकार सोचिलोपे चेत पाद पूर्णम की व्याख्या उदाहरण के साथ उसके सूत्र के पद की मीमांसा करते हुए अभ्यास और इसके अनुवर्तन में बहुलम की अनुवृत्ति होती है, उस प्रसंग को देखने के साथ ही साथ इस व्याख्यान को और विसर्ग संधि के प्रकरण को संपन्न करेंगे। बहुलम की अनुवृत्ति जो है वह किंचित प्रौढ़ विषय है, तो यह जो व्याख्यान है यह संधि के आरंभिक क्रम को लेते हुए प्रौढ़ विषय को भी लेकर के चर्चा करेगा। उसके बाद जो प्रथम सूत्र है आज का, वो है विप्रतिषेधे परम कार्यम। यद्यपि यह सूत्र प्रथम सूत्र है आज के व्याख्यान का, किंतु इस सूत्र का प्रसंग हम संधि में इससे पहले भी कई बार देख चुके हैं। किंतु उससे पहले इसकी जो मीमांसा जो मिलती है आचार्यों के द्वारा, उसमें क्या है, यत्र द्वौ प्रसंगौ अन्यार्थौ एकस्मिन् युगपत् प्राप्नुतः स तुल्यबल विरोध विप्रतिषेधः। अर्थात कहने का मतलब ये है कि तुल्य बल विरोध होने पर, तुल्य बल विरोध क्या हो गया, अब यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक स्थान है जहाँ पहुँचना है, या मान लीजिए एक चेयर है जहाँ पहुँचना है। अब दो लोग आ गए, पर चेयर तो एक ही है, तो एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, तो कौन बैठेगा? तो चेयर तो एक ही है, तो कोई एक ही बैठेगा। तो कौन बैठेगा इन दोनों में? इन दोनों में वो बैठेगा जिसकी संख्या बाद में होगी। अर्थात जैसे मान लीजिए किसी की संख्या है ये और किसी की संख्या है ये, अर्थात 7 3 102 और 7 3 103, तो इसकी संख्या ज़्यादा है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो आके अपने कार्य को करेगा, अर्थात वो आके बैठ जाएगा। तो यही है विप्रतिषेधे परम कार्यम। अर्थात विप्रतिषेधे परम कार्य में सूत्र बताता है कि तुल्य बल विरोध होने पर, अर्थात अगर एक ही स्थान पर अगर दो करणीय करने वाले सूत्र आ जाएं तो उसमें उसका अनुवर्तन लेंगे, उसकी प्रवृत्ति लेंगे जिसमें संख्या बाद की होगी। इसी विषय को यहाँ कहा गया है कि यत्र दो प्रसंगौ अन्यार्थौ, अर्थात दो अन्य प्रसंग अगर आ गए एकस्मिन् युगपत् प्राप्नुतः, एक ही स्थान पर, तो स तुल्यबल विरोध, तो ऐसी स्थिति को तुल्यबल विरोध कहते हैं। तो यहाँ पर विप्रतिषेध करते हुए जो बाद की संख्या है उसे हम समर्थन दे करके आगे बढ़ा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुपिच और बहुवचने झल्येत, ये जो दो सूत्र हैं इनमें सुपिच और बहुवचने झल्येत, यहाँ पर सुपिच की संख्या देखिए तो 7 3 102 है और बहुवचने झल्येत 103। इसको रेड मार्क भी किया गया है, लाल इंक से इसको रखा गया है जिससे कि समझने में और अधिक सरलता हो। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम के द्वारा सुपिच द्वारा जो दीर्घ प्राप्त हो रहा है उसके स्थान पर बहुवचने झल्येत के द्वारा एकार आदेश की प्राप्ति को ही अनुमन्य करेंगे। जैसा कि उदाहरण में अगर हम देखें, अगर हम उदाहरण में देखें तो रामभ्यस, तो रामभ्यस की स्थिति में यद्यपि यह प्रकरण सुबंध का है किंतु संधि का प्रकरण सर्वत्र हमें दिखेगा। तो रामभ्यस, अब यहाँ पे सुपिच और बहुवचन झल्येत इन दोनों की उपस्थिति आ जाती है, किंतु विप्रतिषेधे परम कार्यम परिभाषा द्वारा बहुवचन झल्येत की प्रवृत्ति होती है। तो इस कारण से एकार आदेश हो जाता है, तो राम के अ को ए होकर के रामेभ्यस हो जाता है। फिर अनुबंध लोप रामेभ्यस, रामेरु, रामेर, फिर इसका रामेभ्य खरसानु विसर्जनीय के द्वारा र को विसर्ग आदेश होकर रामेभ्य रूप सिद्ध हो जाता है। यह रूप सिद्ध हुआ क्योंकि सुपिच से बहुवचने झल्येत की संख्या ज्यादा है। इसी विषय को विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र के द्वारा समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ हमारी पुस्तिका में
अर्थात जो हमारी जो पुस्तिका है अर्थात जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें मनसरथः मनोरथः की बात आ जाती है। मनसरथः द्वारा मनोरथः की सिद्धि हो जाती है। अब इस मनोरथः में रोरी सूत्र की प्रवृत्ति भी होती है और अतोरोर प्रताद प्रत्यय सूत्र की प्रवृत्ति भी होती है, किंतु चूंकि वह दोनों सपादी और त्रिपादी के विषय है तो वहां पर विप्रतिषेध परम कार्यम की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि विप्रतिषेध परम कार्यम जो नियम है वो सपादी में ही प्राप्त होता है, त्रिपादी में उसका प्रसंग नहीं है। इस विषय को हम लोगों ने पूर्व में देखा है, पुनः आज उसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे, किंतु आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपको स्मरण होगा कि विप्रतिषेध परम कार्यम सपादी में कार्य करता है, अर्थात सपादी में जो भी सूत्र आएंगे उनमें जिनका संख्या मतलब जिनका संख्या बल अर्थात जिनकी संख्या अंत में ज्यादा होगी उसी की प्रवृत्ति लेंगे विप्रतिषेध परम कार्यम। किंतु मनोरथा की सिद्धि में रोरी के साथ अतोरोर प्रताद प्रत्यय ये दोनों सर्वथा विपरीत ध्रुव में आते हैं, एक सपादी एक त्रिपादी, इसलिए यहाँ पे विप्रतिषेध परम कार्यम की प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर असिद्धत्व का विचार आ जाता है, जिस विषय को हम पहले ही देख चुके हैं। अस्तु, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि विप्रतिषेध परम कार्यम सूत्र कहता है कि तुल्य बल विरोध होने पर अर्थात एक ही स्थान पर अगर दो सूत्र आ जाएं तो जिसकी संख्या बाद में है उसकी प्रवृत्ति करेंगे। जैसे हमने अभी सुपिच और बहुवचन झल्लियत में देखा, तो सुपिच और बहुवचन झल्लियत में बहुवचन झल्लियत की संख्या ज्यादा है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति हो गई। इसी प्रकार एक हम अन्य उदाहरण देखें तो स्लाइड के माध्यम से हम देखेंगे कि नी अनीय। अब यहाँ देखिए सार्वधातुक अर्धातुकयो हो और अचिष्णु धातु भ्रुवाम इवो रियंग सूत्र में तुल्य बल विरोध की स्थिति आ जाती है, अर्थात ये दोनों सूत्र एक साथ आ जाते हैं। जो चेयर वाला उदाहरण दिया, ये दोनों सूत्र एक साथ आ जाते हैं। अब कौन बैठेगा अर्थात किसकी प्रवृत्ति होगी, तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी। अब यहाँ पर देखिए 6 4 77 और 7 3 84, तो इसकी संख्या ज्यादा है तो ये आके बैठ जाएगा तुल्य बल विरोध की स्थिति में। तो सार्वधातुक अर्धधातुक की प्रवृत्ति के बाद नी अनीय को हो गया गुण होकर के ने अनीय, फिर उसके बाद अयादि कार्य नयनीय बन जाता है। इस प्रसंग को हम पहले ही बात कर चुके हैं कि विप्रतिषेध का प्रसंग त्रिपादी के संदर्भ में कार्य नहीं करता, और अधिक जानकारी के लिए पूर्वोत्तरा सिद्धम जो सूत्र हमने देखा था लोप शाकल्यस्य के प्रसंग में, उस पर हम इसको और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिसकी संख्या ज्यादा उसकी प्रवृत्ति को स्वीकार करेंगे। अब इसी के साथ विप्रतिषेध एवं उत्सर्गापवाद की स्थिति को देखेंगे। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ इसको समझिए। विप्रतिषेध अर्थात जहां पर समान बल वाले दो लोग आ जाएं, तुल्य बल विरोध। यहां पर तुल्य बल विरोध, यहां पर तुल्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो तुल्य अर्थात समान रूप से दोनों को शक्तिशाली होना पड़ेगा। अगर समान रूप से दोनों शक्तिशाली हैं और अन्य अन्य स्थिति लेकर के आ रहे हैं, जैसे सुपिचा दीर्घ लेकर के आ रहा था और बहुवचन झल्लियत ए लेकर के आ रहा था, तो ये दीर्घ और ये ए दोनों अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में बाद वाली संख्या को लेंगे। किंतु मान लीजिए अगर दो सूत्र ऐसे आ गए जिनमें वस्तुतः तुल्य बल विरोध वाली स्थिति उस तरह की नहीं है, अर्थात व्याकरण के नियम के अनुसार तुल्य बल विरोध है क्योंकि दोनों एक साथ आ गए, परंतु दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है, मतलब कार्यक्षेत्र में विस्तार या संकोच है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर दो देशों के प्रधानमंत्री हैं तो दोनों की स्थिति एक जैसी होगी, पर अगर किसी देश का प्रधानमंत्री है और उसी देश का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो यहां पर तुल्य बल विरोध वाली स्थिति नहीं कह सकते हम, ये कहने का तात्पर्य है। और यही स्थिति यहां पर आती है, अर्थात विप्रतिषेध होता है तब जब दो समान बल वाले अर्थात दो पृथक पृथक नियम करके एक ही साथ आने वाले सूत्र हों। पर मान लीजिए कहीं एक स्थान पर किसी का दायरा बड़ा है और किसी का छोटा है, तो वहां पर विप्रतिषेध नहीं होगा, वहां पर उत्सर्ग और अपवाद की स्थिति हो जाएगी। अपवाद यानी एक्सेप्शन, उत्सर्ग यानी जो सामान्य नियम है वो, तो वहां पर उत्सर्ग और अपवाद की स्थिति हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम स्लाइड पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि स्वमोर नपुंसकात और अतोम, ये दो सूत्र हैं। इसमें संख्या बल अगर देखें तो अतोम बाहर है, अर्थात अतोम ज्यादा आगे है 24, और यहां पर स्वमोर नपुंसकात 7 1 23। अब इसी 7 1
23 में ये 7 एक 24 हो गया, तो उस हिसाब से ये विप्रतिषेध कर देगा। किंतु यहां पर स्थिति यह है कि स्वमोर नपुंसकात् सूत्र कहता है कि नपुंसक लिंग के प्रसंग में सु और अम का लोप कर देंगे, और उसी के बीच में अतोम आता है। उसके बाद वो आकर के कहता है कि जो अकारांत होगा उसके सु को अम आदेश कर देंगे। मतलब स्वमोर नपुंसकात् का जो एरिया है, उसका जो क्षेत्र है वो बड़ा है, और उसी के क्षेत्र के अंतर्गत ही अतोम का क्षेत्र भी आता है। और यहां पर समझिए, संपूर्ण नपुंसक लिंग वाले जो पद हैं वो स्वमोर नपुंसकात् की स्थिति में है, यानी नपुंसक लिंग में सु और अम का हम लोप कर देंगे, ये कहने का मतलब है। किंतु उसी में अगर अकारांत आ गया तो वहां पर सु को अम आदेश कर देंगे। तो संपूर्ण नपुंसक लिंग के राज्य में अकारांत नपुंसक लिंग एक छोटा सा भाग हो गया, जैसे देश में एक राज्य हो गया। तो ये यहां पर अपवाद हो जाएगा। यहां पर विप्रतिषेध न कह करके हम इसको अपवाद की स्थिति कहेंगे, अर्थात अतोम जो है वो स्वमोर नपुंसकात् का अपवाद है। ये विषय हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि विप्रतिषेध की स्थिति वहां होती है जहां पर समान बल, तुल्य बल वाली स्थिति हमें सामने दिखती हो, अन्यथा हम उत्सर्ग और अपवाद की स्थिति में लेकर के इसको सामने आ जाते हैं। अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, उसमें जैसे पेपर में विज्ञापन आता है, एक स्टार मार्क लेके कंडीशंस अप्लाई, शर्तें लागू, तो उस प्रकार से शर्तें लागू, अर्थात तुल्य बल विरोध की स्थिति को यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। अब कोई एक ही विस्तार क्षेत्र का अगर संकुचित क्षेत्र आ जाए तो वहां पर उत्सर्ग और अपवाद की स्थिति हो जाएगी, ये कहने का तात्पर्य है। इसके बाद हम अगले सूत्र पे आए तो वो सूत्र है एतत् तदोह सुलोपो को अनय समासे हलि। अब ये सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है कि अनय समासे, अगर अनय समास हो अर्थात समास न हो और क भी न हो, अर्थात समास नहीं होना चाहिए, क नहीं होना चाहिए, यानी क और अनय समास हो यानी नय समास न हो, तो एतद और तद के सु का लोप हो जाता है व्यंजन बाद में रहने पर। ये इतना लंबा चौड़ा नियम लागू करता है जिससे कि सु का लोप कर सके, अर्थात जिससे कि सु का लोप कर सके। अच्छा, जैसे एषस विष्णु, अब ये एषस जो है ये एतद के सु को लेकर के हमें प्राप्त होता है, अर्थात एतद में सु का प्रयोग करके एषस ये हमको रूप मिल जाता है। तो यहाँ पे एषस में स प्राप्त हो गया, पहली शर्त पूरी हो गई। उसके बाद व्यंजन आना चाहिए, विष्णु व्यंजन है, और इस एषस में न क है न नय समास है, अर्थात दोनों शर्तें पूरी हो गई इस विशेष शर्त के साथ। तो यहाँ पे स का लोप कर देंगे करके एष विष्णु, उस प्रकार से शस शंभु, शस तद का शस रूप में मिल जाता है, तदादि नाम सह अस्तु। तो स के बाद शंभु व्यंजन आ गया, दोनों शर्तें पूरी हो गई, और इस सस में न क है न नय समास है, तो इसीलिए यहां पे स को लोप करके स शंभु बन जाएगा। तो इस प्रकार से अनय समास और अकोह यानी क न हो तो सु का लोप कर देते हैं, एतद और तद के प्रसंग में सु का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए एष विष्णु स शंभु। इसी के साथ अब हम सूत्रगत पद मीमांसा पर अगर आए तो ककार रहित क्यों कहा गया? क्योंकि अगर क आ जाएगा तो वहां पे सु का लोप नहीं करेंगे। जैसे एषकश रुद्र, तो यहाँ पे एषकश रुद्र में ककारत्वात्, ककार होने के कारण लोप हानि ही, लोप नहीं होगा, तो एषकश रुद्र ये इसी प्रकार की स्थिति में आगे लेकर के जाएगा। किंतु वही अगर एषस रुद्र होता तो एष रुद्र बन जाता, किंतु एषकस हो जाने के कारण यहां पर लोप नहीं हुआ। अनय समास क्यों? जैसे अशस शिवः, अभी असस में यहां पे नय समास आ गया तो यहां पर भी लोप नहीं होगा, तो असह शिवः यही बनेगा। जैसे यहां पे एषकः रुद्र ये बनेगा। चलिए इसके बाद हल परे क्यों? क्योंकि एषस अत्र, अगर ये स्थिति आ गई तो यहां पर लोप नहीं होगा। हमको ध्यान होगा कि लोप क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे उत्त संधि लेकर के आना है।
अतोर प्रताद प्रत्यय के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर हल परे कहा गया, जिससे कि अच के प्रसंग में हमें उत्तर करने की स्थिति प्राप्त रहे। अर्थात क नहीं रहेगा, क्योंकि क होने पर लोप नहीं होगा, नए समास होने पर लोप नहीं होगा, और हल पर न हो तब भी लोप नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर अकोहो अनय समासे का प्रयोग और हलि का प्रयोग किया गया है, जिससे कि हमें क नए समास और स्वर की स्थिति में अन्य पदार्थ या अन्य प्रक्रिया करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। अस्तु, अब एतत्तदोह के बाद जो अंतिम सूत्र है वो है शोचिलोपे चेत पाद पूर्णम। अब ये सूत्र क्या कहता है कि लोपे पाद पूर्णम चेत सह अचि लोपः। और यहाँ पे बहुलम के विषय को लेकर के थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, किंतु पहले इस सूत्र के प्रसंग को ले लेते हैं। शोचि लोपे चेत पाद पूर्णम, पहले पाद पूर्ति, पहले इस पाद शब्द का अर्थ समझते हैं। किसी भी श्लोक में समच्छंद अगर हो तो 4 पाद होते हैं। अर्थात अब थोड़ा बात कर लेते हैं श्लोक का जो प्रसंग है, श्लोक कहें पद्य कहें, तो श्लोक या पद्य उनकी रचना होती है छंदों में, और जो छंद हैं वो प्रायशः 4 चरण के होते हैं। अर्थात छंद जो है समच्छंद और विषमत छंद, वस्तुतः देखा जाए तो छंदों में पद्य की रचना की जाती है, और ये छंद प्रकार में असंख्य हैं, अनेकों छंद हैं, किंतु मुख्य रूप से अगर इनका भाग करें हम तो ये 2 प्रकार से निकलते हैं, समच्छंद और विषमत छंद। समच्छंद और विषमत छंद अर्थात जहां पर समच्छंद हो जैसे 4 पाद, विषमत छंद जहां 3 पाद हो, जैसे वेदों में गायत्री छंद का प्रयोग हमें मिलता है, उसमें 3 पाद हैं तो विषम संख्या हो गई, तो वो विषमत छंद हो गया। परंतु वहीं अनुष्टुप 4 चरण हैं इसमें या 4 पाद हैं तो वो समच्छंद हो गया। तो हम अभी के संस्कृत के सिलेबस की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, तो उसमें हम जो श्लोक देखते हैं या जो प्रसिद्ध श्लोक हम देखते हैं उनमें हमें समच्छंद के उदाहरण ही प्रायशः दिखते हैं, बहुत ही कम है जहाँ पे हमको विषमत छंद का उदाहरण मिले। अस्तु, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी श्लोक में 4 भाग किए जा सकते हैं। अभी के लिए किसी भी श्लोक में 4 भाग किए जा सकते हैं, तो और हर एक भाग को पाद कहा जाता है। पाद अर्थात 1/4 जो पार्ट है, अर्थात 1/4 यानी 1/4 जो हिस्सा है उसी को पाद कहा जाता है। तो इसलिए किसी भी श्लोक में 4 पाद होते हैं, और चूंकि हर छंद का अपना एक नियम है, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण का नियम है, इसीलिए जब छंद की बात आती है तो वहां पर पाद पूर्ति करना कभी कभी थोड़ा कठिन हो जाता है। यद्यपि कवियों के लिए, महाकवियों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, किंतु पाद पूर्ति हेतु कभी कभी अगर ऐसी प्रतीति हो जाए कि अरे पाद पूर्ति नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, तो सरल अर्थों में ये सूत्र उसी के लिए बना है कि अगर पाद पूर्ति करनी है आपको तो आप चाहें तो जो सु है, इसके प्रसंग को हमने अभी देखा, उस सु को यानी उस स का हम लोप कर सकते हैं पाद पूर्णम, पाद पूर्ति के लिए, किसी और प्रसंग के लिए यहां पर नहीं है, पाद पूर्ति के लिए। जैसे उदाहरण के लिए स्लाइड पर ध्यान देते हैं, जैसे सस एष, अगर हम इसको जोड़ें तो सशेष बन जाएगा या ऐसा कुछ बनेगा, या सोशेष ऐसा कुछ बनेगा, किंतु हमें सैष दाशरथी रामः, सैष भीमो महाबलः, इस प्रकार के मान लीजिए हमको प्रसंग चाहिए, तो सैष दाशरथी राम 8 वर्ण मिल गए, यानी ये अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। अनुष्टुप में 8 हमको चाहिए। अब सस एष, इसको अगर हम जोड़ने का प्रयास करें तो यहाँ पर तो 8 नहीं रहेंगे, 9 हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पाद पूर्ति के लिए अगर आवश्यकता हो, पाद पूर्णम चेत, अगर पाद पूर्ति के लिए आवश्यकता हो तो लोपे, तो हम लोप कर सकते हैं। पाद पूर्ण के लिए लोप में हम काम कर सकते हैं, अर्थात लोप कर देंगे तो स एष सैष वृद्धि होकर सैष बन जाएगा, तो सैष दाशरथी रामः। तो ये किंतु केवल पाद पूर्ति हेतु, अर्थात श्लोकों के पाद पूर्ति के लिए ही सस के स का हम लोप कर सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। यदि बाद में अच अर्थात स्वर हो तो, जैसे सस एष,
तो सईश हो गया, किंतु सस विष्णु होगा तो यहाँ पे नियम लागू नहीं होगा। अस्तु, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पाद पूर्ति यानी श्लोक की पाद पूर्ति के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो स्वर परे रहने पर हम सस के स का लोप कर सकते हैं। जैसे सस एष सईश बन गया। अब इसके बाद उदाहरण अगर हम देखें तो रघुवंश का अगर हम उदाहरण देखें, सोहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षतिशानाम आकर वर्धमनाम। यहाँ पर अगर हम देखें तो सोहम, अब यहाँ पर देखिए सोहम सह अहम ये स्थिति आई है। यहाँ पर भी सस का लोप किया जा सकता था, किंतु महाकवि कालिदास जो महाकवियों के विभूषण हैं, तो महाकवि कालिदास ने इसका लोप न करके इसी का उत्व करके सोहम बना दिया। और इस उदाहरण से ये स्पष्ट हम करेंगे कि बहुलम का प्रयोग क्यों किया गया है। तो बहुलम का प्रयोग करने के पीछे तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी तरीके से ये स का लोप किए बिना आपका काम नहीं चल रहा तभी लोप करेंगे, अर्थात ये लोप करना कोई आदर्श स्थिति नहीं है, ये तब है जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए बहुलम पद का प्रयोग किया गया है। अर्थात जहां तक हो सके प्रयास करेगा कवि कि स्वयं से करे, अगर नहीं हो पाया तो पाद पूर्ति के लिए यह भी एक नियम आचार्य के द्वारा प्राप्त हो गया है। किंतु जो महाकवि हैं वो इस नियम का पालन संभवतः उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, या अगर पड़ भी गई तो कोई बात नहीं है। किंतु बहुलम का प्रयोग ये है कि जहां तक हो सके सस और अच का जो भी प्रसंग है वो जैसे है वैसे ही चलेगा, किंतु यदि आवश्यकता हुई तभी लोप करेंगे। और इसको समझाने के लिए चेत का प्रयोग हम देख लेंगे। चेत, अगर आवश्यकता होगी तभी, इसी को चेत कहा गया है, इसी को बहुलम के द्वारा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात आवश्यकता होने पर ही हम सस के स का लोप करेंगे, अन्यथा लोप करने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि का प्रकरण संपन्न होता है। अब जो आगामी सप्ताह होगा वह अभ्यास को केंद्रित करके बनाया जाएगा, एवं जो अंतिम सप्ताह होगा वो विहगावलोकन की स्थिति को लेकर के आएगा। तो ये विहगावलोकन क्या है, इसे हम एकादश सप्ताह के संपन्नता के बाद ही समझेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।